एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी 100,000 इयर्स ऑफ ची रिफाइनिंग का एपिसोड नंबर 15। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शुयांग ने डेविल क्लैन को उनकी खोई हुई रीजन वापस लौटाए, जिस वजह से डीमंस और इमॉर्टल भड़क गए। साथ ही हमने इमॉर्टल के सेंट फुइन और फेंगजू को देखा, जो दावा करते हैं कि वही टियानलान के ओनर हैं। इधर डीमन क्लैन के एल्डर यू ने अपना नया एंसेस्टर चियान सी को बना दिया था, जिसके साथ लिu ज़ुआन और डोंगमेई फाइट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि फुइंग ने इन दोनों को अपने वश में कर लिया था। अब आगे तो हम देखते कि शुयांग और याया ली और लिन के साथ चौथी मेरिडियन की सैंक्चुरी में जा रहे थे। याया पूछता है कि आखिर चौथी मेरिडियन अचानक से इतनी बेकार कैसे हो गई, जिस पर लिए बता रहा था कि उस वक्त हम थर्ड मेरिडियन में थे और अचानक से यहाँ पर एक पावर अपीयर हो गई जो हर एक चीज को सड़ा सकती थी, और इसे ही डीके पावर कहा जाता है। जो भी इस पावर के कांटेक्ट में आया उनकी बॉडी सड़ के उन लोगों की मौत हो गई। उस वक्त हम सेंट फुइन और फेंगजू की मदद से थर्ड मेरिडियन का बैरियर तोड़ते हुए चौथी मेरिडियन में पहुंच गए, मगर वो डीके पावर चौथी मेरिडियन में भी घुस गई। इसमें इमॉर्टल और डीमन इन दोनों क्लैन का भारी नुकसान हो गया, और इसी डीके पावर से बचने के लिए फेंगजू ने एल्डर यू के साथ मिलकर काम किया, लेकिन फिर भी वो लोग इस डीके पावर को रोक नहीं पाए। इसीलिए उन लोगों ने पांचवी मेरिडियन में एंटर किया ताकि वो लोग खुद को बचा पाए। याया कह रहा था कि अब मैं समझ गया कि डीमंस और इमॉर्टल ने डेविल क्लैन की पांचवी मेरिडियन पर कब्जा क्यों किया था। लिए बताता है कि हम में से कई सारे लोग चौथी मेरिडियन में ही फंस चुके हैं, क्योंकि हम पांचवी मेरिडियन में जा नहीं पाए और अब ये लोग सेंचुरी के पास पहुंच गए थे। लिए बता रहा था कि यहाँ का एक रूल है, अगर हम रेगिस्तान में भटकने वाले लोगों को यहाँ पर लेके आए तो हमें बदले में थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी मिल जाती है। ये सुनकर शुयांग थोड़ा सा चौंक गए। लिए बता रहा था कि स्पिरिचुअल एनर्जी को हमारे सेंचुरी के मास्टर क्रिएट करते हैं, और वो एनर्जी हमारी बॉडी में मौजूद डीके फोर्स को सप्रेस कर देती है, यानी कि ये पावर हमारी बॉडी को सड़ने से बचाएगी। लेकिन अफसोस ये एनर्जी बस 2 ही दिनों तक काम करती है। लेकिन हमारे मास्टर काफी अच्छे हैं, जब तक हम उन्होंने दिया हुआ टास्क पूरा करेंगे हमें स्पिरिचुअल एनर्जी मिलती रहेगी। हम सबकी मदद करना चाहते हैं और इसी वजह से हमें ये टास्क दिया गया। अब लिए टाउन में आते ही सभी लोग उसे देखकर खुश हो गए। लिए बहुत ही काइंड हार्टेड बंदा था, वो सबकी मदद करता आया है। वहाँ पर होंग नाम की एक बूढ़ी औरत भी थी और इसी के साथ लिए और लिन रहा करते थे। अब वहाँ पर चीजे नाम का बंदा पहुँच गया, वो इस इलाके का मास्टर है। उसने आते ही लिए को एक स्पिरिचुअल पिल दे दी। लिए कह रहा था मास्टर मैं तो 2 लोगों को लेके आया हूँ, इसलिए मुझे 2 पिल मिलनी चाहिए। जिस पर चीजे कह रहा था कि ये तो एक परिंदा है, इसे तो बिल्कुल काउंट नहीं किया जाएगा। ये सुनकर याया को गुस्सा तो आया, मगर वो शांत हो जाता है। इधर चीजे बता रहा था कि मेरी स्पिरिचुअल सोल अब खत्म होने वाली है, और वो भी सिर्फ 4 घंटों में, इसीलिए प्लीज मुझे एक सोल दे दीजिए ताकि मैं सर्वाइव कर पाऊँ। लेकिन चीजे उसे समझाता है कि हम यहाँ के रूल्स को तोड़ नहीं सकते। शुयांग को तो इस बंदे पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर वो फिर भी शांत थे। अब लिए पिल खुद ना कंज्यूम करके लिन को दे देता है। साथ ही लिन की जिम्मेदारी होंग को सौंप चुका था। सभी लोग कह रहे थे कि लिन तो इसकी सगी बहन भी नहीं, मगर फिर भी ये बंदा उसके लिए अपनी जान दे रहा है। अब लिए एंसेस्टर शुयांग को ग्रीट करके वहाँ से सीधा वापस रेगिस्तान में पहुँच गया। वहीं दूसरी तरफ चियानसी, लिu ज़ुआन और डोंगमेई के दरमियान बहुत ही खतरनाक फाइट चल रही थी। चियानसी अकेला होकर भी इन दोनों को तगड़ी टक्कर देता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना था, लेकिन तुम लोग तो गद्दार निकले। जिसके बाद चियानसी ब्लड फायर स्लैश से इन पर हमला कर देता है, जिसमें इन लोगों को पीछे हटना पड़ा। और तभी चियानजी इन लोगों की आंखें देखता है। वो समझ गया था कि इन्हें कंट्रोल किया जा रहा है, इसलिए चियानजी ने उनके सामने हार मान ली, क्योंकि वो अपने दोस्तों को खोना नहीं चाहता था। इधर फेंगजू कह रहा था कि हमने डेविल क्लैन को सबक सिखाना चाहिए, तो उसके लिए फुइन तैयार हो गई। वहीं दूसरी तरफ लिए की पूरी बॉडी सड़कें डिस्ट्रॉय हो रही थी कि तभी वहाँ पर शुयांग पहुँच जाते हैं। इधर डेविल क्लैन पर इमॉर्टल क्लैन ने अटैक कर दिया। वो बड़ी ही बेरहमी से डेविल क्लैन के लोगों को खत्म कर रहे थे। यून कहती है कि शायद जल्दी इमॉर्टल क्लैन यहाँ पर कब्जा करना चाहता है, तो फेंग कहता है अरे कोई बात नहीं, मैं अभी ब्रांचेस का डिफेंस सेटअप करता हूँ। मगर जैसे उसने शील्ड बनाने की कोशिश की वो अटेम्प्ट फेल हो गया, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी एक मैजिक फॉर्मेशन बना हुआ था। यून भी उसे ब्रेक नहीं कर पा रही थी, और तभी वहाँ पर फुइन आ जाती है। वो कह रही थी कि आज कोई यहाँ से भाग नहीं सकता, क्योंकि मुझे तुम लोगों के साथ गेम खेलना है। यून उसे देखकर कहती कि अच्छा तो ये
यही वो बंदी है जिसने 10,000 साल पहले डेविल क्लैन को तबाह किया था। अब यून और फेंग तुरंत ही उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, मगर फुइन ने एक पिच सीड की मदद से उनके अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। फुइन बता रही थी कि इस गेम का एक रूल है, तुम तीनों को अपने बच्चों को बचाना होगा। मैं इनमें से किसी पर भी हमला कर दूंगी और तुम्हें मेरे अटैक को डिस्ट्रॉय करना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हारे लोग मारे जाएंगे। और फिर उसने डेविल क्लैन के लोगों को खत्म करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ डीमन क्लैन को पता चल गया था कि उनके एंसेस्टर चियांजी को फेंगजू ने कैप्चर कर लिया है, तो वो एल्डर यू से कह रहे थे कि हमने कुछ भी करके चियांजी को छुड़ाना होगा, वरना हमारा डीमन क्लैन तबाह हो जाएगा। लेकिन एल्डर यू कहते कि हम चियांजी की कोई मदद नहीं करेंगे। वे एल्डर ऐसा क्यों बोल रहे थे, इसके पीछे भी एक वजह है जो हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ लिए को शुएंग ने हील कर दिया था। शुएंग उसे अपनी स्पिरिचुअल पावर दिखा देते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा प्योर थी। तो कहता है कि प्लीज आप इस स्पिरिचुअल एनर्जी को हमारे मास्टर को शो न करें, वरना वो आपको यहाँ से जाने नहीं देगा। जिसके बाद लिए टाउन में वापस जाता है। वहाँ जाकर उसे पता चला कि उसके दोस्तों के पास ढेर सारे स्टोन थे, मगर फिर भी उन्होंने उसकी मदद नहीं की। साथ ही वो बंदे ये भी बताते हैं कि जिस हॉन्ग को वो अपनी माँ से भी ज्यादा प्यार करता है, वो भी बस लिए का यूज कर रही है, इसलिए वो जल्दी से घर जाके चेक करता है। वहाँ उसे पता चला कि हॉन्ग ने लिन को कुछ स्टोन के लिए टेरिटरी ओनर को भेज दिया, जिस वजह से लिए गुस्से में आके उसे चोक करने लगता है। वो कह रही थी कि लिन एक कमजोर लड़की थी, मगर तुम बेवकूफ जैसे उसे प्रोटेक्ट करते आए हो। खैर अब उसका अच्छे से यूज किया जाएगा। साथ ही वो कह रही थी कि लिन की हालत की जिम्मेदार तुम हो, अगर तुम कमजोर ना होते तो अपनी बहन को बचा पाते। ये सुनकर लिए रोने लगता है और तभी वहाँ पर शुएंग पहुँच गई। वो कहते हैं कि अगर तुम लिन को बचाना चाहते हो तो मुझे उस शेल्टर के ओनर के पास लेके चलो। जिसके बाद हमें उस शेल्टर के मालिक को दिखाया जाता है, जिसकी आधी बॉडी सड़ी हुई थी और इस बंदे का नाम लेंग है। वो लिन को खत्म करके एक स्पिरिचुअल सोल में बदलने वाला था। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि ये बंदा अपनी आंखों से देख नहीं सकता। और तभी वहाँ पर लिए आ जाता है। वो अपनी सिस्टर के लिए लेंग से फाइट कर रहा था, मगर लेंग कहता है कि सारा एरिया मेरा है, इसलिए तुम यहाँ पर कोई डिमांड नहीं कर सकते। दरअसल ये बंदा लोगों को रिफाइन करके उनकी स्पिरिचुअल ऑरा का यूज करता था। अब वो लिए के सामने डीके पावर रिलीज करता है। वो कह रहा था कि अगर तुम इसे पार कर पाए तो अपनी बहन को बचा सकते हो, इसीलिए लिए उस डीके में एंटर करता है। उसकी बॉडी भी कम्प्लीटली सड़ रही थी। तभी वहाँ पर शुएंग और याया आ जाती है। वो बंदा उन्हें सूंघते हुए कह रहा था कि ये तो नए लोग हैं। साथ ही शुएंग की पावर की वजह से लिए दोबारा से हील हो गया। अब शुएंग उस बंदे के सामने अपनी स्पिरिचुअल पावर शो करती है, जिसे स्मेल करके वो समझ गया था कि जो स्पिरिचुअल पावर वो क्रिएट करता है वो तो इसके आगे कुछ भी नहीं, जिस वजह से उस बंदे का ईगो हर्ट हो गया। अब वहाँ मुझे सभी लोगों की स्पिरिचुअल पावर को वापस लेकर शुएंग को अपनी पावर शो कर रहा था, मगर शुएंग ने अपनी फिंगर से वहाँ मुझे सभी डीके पावर को स्पिरिचुअल बॉल में कैद कर दिया। बाद में शुएंग ने उसी सडन वाली पावर को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे वो सभी लोग क्योर हो गए थे। साथ ही शुएंग उस बंदे को भी खत्म कर देते हैं। अब उनका यहाँ से काम होने के बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं। याया ली को बता रहा था कि बस यहाँ के लोगों से थोड़ा सा बच के रहना, वरना ये लोग तुम्हें बेच के खा जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम चियांसी को देखते हैं, जिसे फेंगजू ने कैद कर लिया था। चियांसी कह रहा था कि अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो जल्दी से खत्म कर दो, जिस पर फेंगजू कहता है कि हम पुराने दोस्त हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। देखो एक इमॉर्टल है जिसका नाम है इमॉर्टल जियो। वो इतना पावरफुल है कि उसका एक ही स्लैश इस दुनिया को तबाह कर सकता है। मैं उससे उसका नाम, उसका सेक्स, सब कुछ छीनना चाहता था, मगर उसी वक्त पर उसके डिसाइपल लोअर रेल्म से यहाँ आ गए, इसलिए अब मुझे जल्दी से अपने प्लान को एक्सेलरेट करना होगा। जिस पर चियांसी पूछता है कि फिर इसमें मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ, तो फेंगजू बताता है कि मुझे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इमॉर्टल बनना होगा ताकि मैं जियो के आगे निकल जाऊँ, उसे हरा पाऊँ। और फिर वो अचानक से चियांसी की डीमन कोर को बाहर निकाल लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम शुएंग को देखते हैं, जो थर्ड मेरिडियन में जाना चाहते थे। लियो ने बताता है कि हमारी चौथी मेरिडियन में इतनी डीके पावर नहीं है, मगर वहाँ पर ये बहुत ज्यादा है। वहाँ पर तो पावर रखते ही लोग खत्म हो जाते हैं, इसलिए 10,000 सालों से वहाँ कोई गया नहीं। साथ ही वो शुएंग को भी वहाँ जाने से रोक रहा था, मगर शुएंग उसे तसल्ली देते हुए कहती कि उन्हें डीके पावर कुछ भी नहीं कर सकती। सो थोड़ी देर में शुएंग और याया थर्ड मेरिडियन में पहुँच गए। यहाँ पर शुएंग को एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनानी पड़ी, क्योंकि यहाँ की डीके पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। साथ ही वहाँ पर एक टोर्नेडो क्रिएट हो गया जो उनका रास्ता रोक रहा था। वेल इस टोर्नेडो के अंदर एक लड़की थी जो कहती कि प्लीज यहाँ मत आओ। साथ ही वो काफी ज्यादा डरी हुई भी थी, तो याया उसे पकड़ने की कोशिश करता है। वो बंदी याया को समझा रही थी कि मेरा पीछा मत करो, लेकिन याया उसकी एक नहीं सुनता। अब उस लड़की ने वहाँ पर ढेर सारे टोर्नेडोज क्रिएट कर दिए, इसलिए याया भी अपने डीमन किंग वाले फॉर्म में आ जाता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उन टोर्नेडो
डोज को डिस्ट्रॉय कर रहा था, लेकिन थोड़ी देर में उस लड़की ने वहाँ पर ढेर सारे पाम क्रिएट करे। वो लड़की कुछ भी करके इन्हें वहाँ से भगाना चाहती थी, मगर शुआंग ने अपनी फिंगर से उसके सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही उस बंदी को स्पिरिचुअल रिंग का यूज करके कैद कर लेते हैं। याया कह रहा था कि शायद यही लड़की करप्शन का ओरिजिन है, इसी की वजह से यहाँ के लोगों की बॉडी सड़ जाती है। मगर ये लड़की तो खुद भी बहुत ज्यादा मायूस लग रही है। वही दूसरी तरफ हम जेई और हुआनिंग को देखते हैं, जिन्हें फेंगजू ने जेल में डाल दिया था। ये लोग वहाँ के पहरेदारों से कह रहे थे कि आप लोग बहुत ज्यादा थक गए होंगे, आप एक ब्रेक ले लो, लेकिन वो लोग तो बस उसे घूर रहे थे। इसलिए हुआनिंग कहती कि वाओ, आप लोग तो बहुत ज्यादा हैंडसम हो, पता नहीं आप इस सिपाहियों का काम क्यों कर रहे हो, आपने तो आराम करना चाहिए। अगर आप मेरे पास आओ तो मैं आपको थोड़ा सा शोल्डर मसाज दे सकती हूँ। मगर वो लोग तो हुआनिंग की बातों को इग्नोर मारते हैं, इसलिए हुआनिंग ने रोना शुरू कर दिया। वो कह रही थी कि हम भी इमॉर्टल क्लैन के कॉमरेड्स हैं, फिर भला हमें जेल में बेवजह बंद क्यों किया गया। तभी वो सिपाही कहते कि अपनी नौटंकी बंद करके तुमने जो गलतियाँ की है उसे सुधारो। जरा इन लोगों को देखो, ये कितने होशियार हैं, ये तो कैद में होके भी हमारे सेंट की पूजा कर रहे हैं। फिर ये लोग कोई और नहीं बल्कि कांगसू और हुईजुआन थे। कांगसू फेंगजू की पूजा करते हुए कह रही थी कि अगर आपके हाथों से हमें मौत भी मिल जाए तो भी ये हमारी खुशकिस्मती होगी। वो सिपाही हुआनिंग से कह रही थी कि जरा इनसे सीखो कि जेल में कैसा बर्ताव करना चाहिए। अब कांगसू का पूजा पाठ देख के हुआनिंग कह रही थी कि ये दोनों तो पागल हैं, जिन्होंने इसे जेल में डाला ये उसी की पूजा कर रहे हैं। जिस पर कांगसू कह रही थी कि आजकल के बच्चों में जरा भी सब्र नहीं है, हमारे पास जेल से निकलने का एक रास्ता है। जिस पर हुआनिंग ताना मारती हुई कह रही थी कि कौन सा रास्ता, ये वाला, सेंट की फोटो लगा के उसकी पूजा करो। वेल, तुमने यहाँ पर इस सेंट के लिए अपनी जान भी दे दी तो भी उस सेंट को पता नहीं चलेगा। और अब कांगसू देखती है कि वहाँ के सारे सिपाही जा चुके हैं, तो वो सबसे पहले उठ के फेंगजो की फोटो पर थूकती है, जिसके बाद उसने अपना एक हैमर निकाल लिया था और फिर हुईजुआन उस फोटो के पीछे दीवार में एक होल करते हुए सीधा अंदर घुस जाता है। ये देखकर हुआनिंग को तो झटका लग गया था। दरअसल हुईजुआन एक सुरंग बनाने में लगा हुआ था। वो कहता है कि 2 या 3 दिनों में हम जेल से बाहर चले जाएंगे। ये सब देख के हुआनिंग कांगसू से कहती कि बहन, मैंने तुम्हें जो पागल बोला था उसे भूल जाओ, तुम तो बहुत प्यारी हो, प्लीज हमें भी यहाँ से तुम्हारे साथ लेके चलो। तो कांगसू कहती ठीक है, मगर तुम्हें इसके पैसे देने होंगे। जिस पर वो दोनों भी तुरंत ही अग्री हो जाते हैं। इधर वो मिस्टीरियस बंदी शुआंग को देखकर काफी ज्यादा डरी हुई थी। तभी याया उसे टच करने लगता है, मगर वो लड़की उसे दूर भाग रही थी। वो कहती है कि मेरे पास आओगे तो तुम भी सड़ जाओगे। तभी याया उसे शो करता है कि देखो, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे पास प्रोटेक्टिव शील्ड है जो मेरे बॉस ने मुझे दी थी। अब शुआंग ने भी उस लड़की को आजाद कर दिया था। वो लड़की डरते हुए आके शुआंग की फिंगर को टच करती है और उसकी डी के पावर का उन पर कोई असर नहीं हुआ। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गई, लेकिन बाद में वो रोने लगती है। वो कह रही थी कि मेरी वजह से बहुत लोगों की जाने गई, मैं बहुत बुरी इंसान हूँ। याया को तो इस लड़की के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। तभी शुआंग पूछती है कि तुम्हें पास की कितनी बातें याद हैं। तो कह रही थी कि एक बंदा था, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, इसलिए उसने मुझे काट के अलग कर दिया। तो शुआंग कहते हैं कि इसे स्काई स्प्लिटिंग कहा जाता है। इसमें उसकी फिजिकल बॉडी और सोल को जबरदस्ती अलग किया गया। ये इस लड़की की बॉडी है और उसकी सोल कहीं और होगी। जिस पर याया कह रहा था कि एंसेस्टर शुआंग, ये मेथड तो आपके मास्टर जियो की थी। जिस पर शुआंग कहते हाँ बिल्कुल, इस लड़की की बॉडी में सारी डी की पावर डाल दी गई और इसकी सोल को अलग किया गया। वाकई ये बहुत ही पेनफुल टेक्निक है। याया कह रहा था कि स्काई स्लैश टेक्निक आपके मास्टर ने आपको सिखाई थी और आप दोनों के अलावा इसे कोई यूज भी नहीं कर सकता। बॉस के ऐसा तो नहीं कि आपके मास्टर का एक और डिसाइपल है, लेकिन शुआंग इस पर कोई जवाब नहीं देते। अब वो तुरंत ही वहाँ पर पाव पटकते हुए वहाँ का एक हिडन फॉर्मेशन रिवील करते हैं, जिसके अंदर एक पोर्टल बना था। तब तक मंटाओ शुआंग को खबर देता है कि डेविल क्लैन पर हमला हुआ है। इधर डेविल क्लैन के लोग खत्म हो रहे थे। यून और फेंग भी फुयुन के आगे फीके पड़ गए। फेंग कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, बस तब तक तुम इसे बिजी रखना। तो सुमोई और यून उसके साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। इधर फेंग एक फॉर्मेशन बनाने में लगा हुआ था। यून फुइन से कह रही थी कि तुम 1 नंबर की घमंडी हो, जिस पर फुइन का जवाब था कि तुम कमजोर नहीं होती तो मैं घमंड ना दिखाती। अब इन तीनों में जबरदस्त फाइट चल रही थी, मगर ये दोनों लड़कियां फुइन के आगे कमजोर पड़ गई। तब तक फेंग 8 स्काई सिंबल को एक्टिवेट कर देता है, जिसे देखकर फुइन कह रही थी कि इतनी सारी मेहनत तुमने बस मुझे रोकने के लिए की है, बच्चे तुम्हारी इस मेहनत पर तो पानी फिर जाएगा। जिस पर फेंग कहता है कि बस थोड़ी देर रुक जाओ, मैंने स्पेस एंड टाइम को कनेक्ट किया है, ये बस तुम्हें ब्लॉक करने के लिए नहीं बल्कि खत्म करने के लिए है। जिस पर फुइन कह रही थी कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो मेरी जान ले पाए। और तभी वहाँ पर अलग अलग पोर्टल ओपन हो के शुआंग के बाकी के डिसाइपल वहाँ पर पहुँच गए। वो फुइन को देख के समझ गए थे कि इससे ही निपटने के लिए हमें
में बुलाया गया है। तो एज यूजुअल सबसे पहले टिनफिंग हमला करने चला गया, मगर उसके हर एक स्पीयर अटैक को फुइन ने डॉज कर दिया। उल्टा वो टिनफिंग को पीच सीड का यूज करके खत्म करने वाली थी, मगर कॉन्गलिन बीच में आके अपने लवर को बचा लेती है। जिसके बाद रेंशु ने फुइन के साथ फाइट करना शुरू कर दी। उसके साथ लियोचिन भी फाइट में हिस्सा लेती है और लियोचिन की पावर फुइन को काफी यूनिक लग रही थी। ये सभी लोग 1 बाय 1 फुइन पर हमला कर रहे थे, इसलिए वो कहती कि अब मुझे तुम्हारे साथ फाइट करके बोर हो रहा है, चलो मैं तुम्हें सीधा खत्म कर देती हूँ। और फिर दोबारा से इन लोगों में फाइट शुरू हो गई, मगर फुइन इन सब पर भारी पड़ गई थी। फुइन ने उठा कर पटकने लगती है। इधर सुमो इशुआंग के डिसाइपल का परफॉर्मेंस देखकर खुश हो गई। वो फिंग से कह रही थी कि तुम्हारा 8 सिंबल फॉर्मेशन भी कमाल का है। तो फिंग कहता है कि मैंने अभी अभी इसे सीखा है, मगर इस फॉर्मेशन से 8 लोग आने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर तो बस 6 आए, बाकी के 2 लोग कहाँ पर हैं? वे दोनों थे वॉर ड्रैगन और हैप्पी। अब वो वॉर ड्रैगन भी फुइन पर फुलझड़ियाँ बरसाने लगता है, जिससे फुइन के कपड़ों में आग लग गई थी। साथ ही हैप्पी भी उसे परेशान कर रहा था, इसलिए फुइन गुस्से में आकर वॉर ड्रैगन को पीटने लगती है और फिर उसने उन दोनों को भी पटक दिया। फुइन काफी ज्यादा भड़क गई थी और तभी उसकी बॉडी से स्ट्रेंज ऑरा रिलीज होने लगती है, जो कि डी के पावर जैसी महसूस हो रही थी। और उसके ऐसा करते ही तीसरी मेरिडियन में जो लड़की थी वो दर्द से तड़पने लगती है, इसलिए शुआंग उसमें अपनी डिवाइन पावर डालते हुए उसकी तकलीफ को कम कर देते हैं। शुआंग सोचते है कि इसका दूसरा पार्ट यानी इसकी सोल कहाँ पर होगी? वही वो 5वीं मेरिडियन में तो नहीं है। वही दूसरी तरफ फेंगजू ने चियांसी की कोर निकाल कर उसे रिफाइन करना शुरू कर दिया। वो कह रहा था कि चियांसी तुम एक मॉर्टल बन चुके हो, अब तुम्हारे पास मौजूद सारी डीमन पावर खत्म हो जाएगी। मगर तभी उसे फील होता है कि उसकी मास्टर फुयुन कुछ गड़बड़ी करने वाली है, इसलिए वो तुरंत ही फुयुन की तरफ रवाना हो गया। लियो जुआन और डोंगमी भी उसके साथ चले जाते हैं। इधर फुयुन की पावर्स को देखकर टिनफिंग उसके साथ फाइट करने के लिए बेताब हो रहा था। वो कहता है कि हम सबके पास एंसेस्टर ने दी हुई गॉड पावर है जो अभी तक अवेकन नहीं हुई। मेरे ख्याल से इस बंदी के साथ फाइट करके मैं उसे अवेकन कर सकता हूँ। जिस पर कॉन्गलिन कह रही थी कि तुम तो रहने दो, मुझे उसके साथ फाइट करनी है। तो रेंशु कहती कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तो हम बारी बारी जाके इसकी धुलाई करेंगे। जिस पर लियोचिन कह रही थी कि सबसे पहला मैं जाती हूँ। एंसेस्टर ने मुझे डेविल टेरिटरी में कुछ पावर्स दी थी जिनको मैंने अभी तक अनलीश नहीं किया। तो किंगशु कह रही थी कि मैं भी जाना चाहती हूँ, मैंने काफी दिनों से बस खाना पकाया है, तो आज तलवार चलाने का भी मौका मिलेगा। अभी सभी लोग डिस्कशन में लगे हुए थे कि फुइन की धुलाई सबसे पहले कौन करेगा, और इनमें हमें हैप्पी के भौंकने की भी आवाज आती है। फुइन तो ये सब सुनकर काफी ज्यादा भड़क गई। वो कह रही थी कि आखिर तुम लोगों ने मुझे समझ के रखा है, क्या मैं तुम्हारी ट्रेनिंग डमी हूँ जो हर कोई मुझ पे हाथ साफ करना चाहता है? रुको, मैं अभी तुम्हें खत्म कर देती हूँ। अब वो अपनी फाइनल मूव का यूज करने ही वाली थी कि तभी फेंगजू उसके कंधे पर हाथ रख देता है। उसे पीछ देकर कह रहा था कि मास्टर आप इसे खा के शांत हो जाओ। तो फुइन तुरंत ही शांत हो जाती है। इधर टिनफिंग कह रहा था कि अभी तक मैंने फाइट नहीं की है, तो तुम लोग पीछे नहीं हट सकते हो। लेकिन तभी सुमोई उसे समझाती कि फेंगजू इमॉर्टल्स का सेंट है, उसके जैसा पावरफुल यहाँ पर कोई नहीं। जिस पर किंगशु कह रही थी कि अगर ये पावरफुल है तो हम भी टियानलान सेक के डिसाइपल हैं, हम इसे अच्छा सबक सिखाएंगे। ये सुनकर फेंगजू कह रहा था कि हाँ, टियानलान सेक के डिसाइपल एक नंबर के बदतमीज है, उन्हें थोड़ी तहजीब तो सिखानी ही होगी। अब वो इन पर पावरफुल ऑरा रिलीज करने लगता है, लेकिन इसी दरमियान आसमान में डीमन पावर एक्टिवेट हो गई। वो ऑरा इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी जिसे देखकर ही फुइन समझ जाती कि ये तो डीमन एम्परर का बर्थ है। उस ऑरा को डीमन क्लैन वालों ने भी देख लिया था। एल्डर यू कहता है कि चियांसी शायद तुम्हें काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया है। इधर फुइन फेंगजू से पूछती कि तुमने चियांसी को मारा नहीं था क्या? जिस पर वो बताता है कि मैंने उसकी डीमन कोर निकाल ली, साथ ही उसे इमॉर्टल पावर का यूज करके पियर्स कर दिया। मगर इस टॉर्चर के बावजूद भी वो दोबारा से जिंदा हो चुका है और अब उसने फिजिकल बॉडी की लिमिट को भी क्रॉस कर दिया। शायद यही एल्डर यू का प्लान था। उसने चियांसी को पावरफुल बनाने के लिए मौत के मुंह में भेज दिया और तभी टिनफिंग इन लोगों पर अपनी स्पीयर से अटैक करने आगे बढ़ता है, लेकिन लियो जुआन बीच में आकर उसके अटैक को रोकते हुए इसे पीछे पुश कर देता है। ये सभी लोग लियो जुआन और डोंगमी को वहाँ देखकर हैरान थे और इसी दरमियान फुइन और फेंगजू वहाँ से जा चुके थे। इधर डीमन क्लैन की केव में बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया और उसी में से डीमंस का एम्परर बाहर आ जाता है। इमॉर्टल क्लैन का चीफ कहता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुमने एम्परर लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया। जिसके बाद हमें गुइशिन पिक का सीन दिखाया जाता है, जो कि इमॉर्टल्स का सबसे इम्पोर्टेंट पिक है। वहाँ पर बिजलियाँ कड़कते हुए ब्लास्ट होना
होना शुरू हो गए और फिर वो लोग देखते कि चियांसी अपने भयानक रूप में हान को घसीटते हुए वहाँ पर पटक देता है। हान मरने से पहले सबको बता रहा था कि इससे थोड़ा सा दूर रहना, और अब चियांसी ने अपनी भयानक पावर्स का यूज करते हुए एक ही सेकंड में वहाँ मौजूद सभी डिसाइपल को खत्म कर दिया। इधर टिन फेंग, लियो जुआन और डोंग मेई पर चिल्ला रहा था कि तुम दोनों की वजह से दुश्मन हमारे हाथ से निकल गए, लेकिन तभी उसे फील होता है कि ये दोनों काफी अजीब बर्ताव कर रहे हैं। वो समझ गया था कि ये किसी के कंट्रोल में है, जिससे टिन फेंग काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। वो कह रहा था कि हम दोस्त थे, मगर अब मुझे तुम्हारे साथ फाइट करनी होगी। अब वो बेचारा अपनी ही बड़बड़ कर रहा था और वो भी आंखें बंद करके। तभी वो देखता है कि लियो जुआन और डोंग मेई तो हंसे गायब हैं। वेल, वो दोनों अपनी टीम से बात कर रहे थे। वो कहते कि हमने बस फेंगजू के कंट्रोल में जाने का नाटक किया था, मगर हुई जुआन और कांगसू तो हमारे जैसे नौटंकी नहीं कर पाए और वो दोनों पकड़े गए। फिलहाल वो दोनों भी फेंगजू की जेल में कैद है। रेंशु पूछते कि बताओ तुमने क्या इन्फॉर्मेशन हासिल की, जिस पर लियो जुआन बताता है कि वो जो फेंगजू है मेरे ख्याल से एंसेस्टर शुआंग उसमें बहुत दिलचस्पी लेने वाले हैं। और तभी वहाँ पर एक पोर्टल के जरिए शुआंग की एंट्री होती है। अब हमें गुईशान पीक का सीन दिखाया गया जहाँ पर खून की नदियाँ बह गई। वहाँ मौजूद हर एक इमॉर्टल को खत्म किया गया और ये काम चियांसी ने किया हुआ था। इनफैक्ट वो तो सिंहासन पर बैठ के फेंगजू का वेट कर रहा था और फिर थोड़ी देर में वो लोग वहाँ पर पहुँच गए। उन लाशों को देखते हुए फेंगजू कह रहा था कि तुमने मेरा यूज करके ब्रेक थ्रू किया है, मैंने तो तुम्हें खत्म कर दिया था मगर तुम लकी साबित हुए। ये सुनकर चियांसी हंसने लगता है। वो कह रहा था चलो आज ही चूहे बिल्ली वाला खेल खत्म कर देंगे। और अब इन लोगों में जबरदस्त फाइट होना शुरू हो गई। ये दोनों पहले से बाहर आ चुके थे। फाइट करते वक्त चियांसी कह रहा था कि हम चौथी मेरिडियन से यहाँ आए और यहाँ तुमने पीछे इसका गार्डन बनाया, हम साथ में प्रैक्टिस किया करते थे, तो अब तुम्हें मेरे साथ फाइट क्यों करनी है, हम तो काफी अच्छे दोस्त थे। जिस पर फेंगजू कह रहा था कि अब सब कुछ बदल चुका है, अब हम दोस्त नहीं रह सकते। और फिर वो खतरनाक अटैक कर सीधा चियांसी को नीचे पटक देता है। इसलिए चियांसी भी अब भड़क गया था। वो कहता है ठीक है, जो ये मुकाबला जीतेगा पांचवी मेरिडियन उसकी होगी। और अब दोबारा सीन में फाइट शुरू हो गई। फेंगजू के अटैक का चियांसी पर कोई असर नहीं हो रहा था और तभी चियांसी ने डेविल स्ट्राइक का यूज करके उसे घायल कर दिया। ये देखकर फुइन काफी ज्यादा डर गई थी। चियांसी उसे कहता है कि अभी से मत डरो, क्योंकि थोड़ी देर बाद तुम्हें इसका मातम भी मनाना होगा। तब तक फेंगजू दोबारा से उस पे हमला कर देता है। इन दोनों की खतरनाक फाइट में ढेर सारे ब्लास्ट हो रहे थे। फुइन समझ गई थी कि फेंगजू चियांसी के आगे फीका पड़ चुका है, तो वो अपनी पावर का यूज करके उसकी मदद करने वाली थी। लेकिन तभी उसे फील होता है कि वो लड़की वापस आ चुकी है। इधर फेंगजू घुटने पर आ गया था और चियांसी उसकी हालत देखकर कहने लगता है कि आज तुम्हारी मौत पक्की है। वही दूसरी तरफ सुमोई बता रही थी कि एक जमाने में फेंगजू और चियांसी बहुत अच्छे दोस्त थे, उन्होंने मिलकर ही मेरे डेविल क्लैन को बर्बाद कर दिया था, मगर पता नहीं क्यों अब वो लोग दुश्मन बन चुके हैं। तभी डोंग मेई बताते हैं कि जब तक हम फेंगजू के साथ थे हमें उसके कई सारे सीक्रेट पता चल गए। उसकी बॉडी में बहुत ही खतरनाक स्पिरिचुअल पावर है, मगर अभी तक उसने वो रिवील नहीं की। साथ ही लियो जुआन बताता है कि उस फुइन की बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रेंज है, बिल्कुल इस बंदे जैसी सी। और फिर उसने फेंग की तरफ इशारा किया तो निंगमे कहते अच्छा मतलब वो ह्यूमन हो के भी इंसानों जैसी नहीं दिखती। ये सुनकर फेंग कहता है कि देखो भले ही मैं हेवन से अलग हूँ, लेकिन मेरे पास मेरी माइंड स्पेस है, मैं भी ह्यूमन हूँ यार। तभी टिन फेंग कहता है कि यहाँ पर 3 क्लैन की जंग हुई और डीके बार फैल गई, मतलब यहाँ पर मैंने काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें मिस की है। अब वो शुआंग की तरफ भागते हुए कह रहा था कि नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ ही जाऊंगा, मगर वो शुआंग को चिपट पाई इससे पहले शुआंग ने उसे एक बबल में ट्रैप कर लिया। ये देखकर सभी लोगों की हंसी छूट जाती है। अभी सभी लोग फेंगजू के साथ फाइट के लिए रेडी हो रहे थे। तभी लियो जुआन कहता है कि मैं अभी भी एक बात बताना चाहता हूँ, हमें फेंगजू के सीक्रेट चेम्बर में हमारे मास्टर जियो की पेंटिंग मिली थी। ये सुनकर शुआंग को भी इसमें इंटरेस्ट आ जाता है। डोंग मेई बता रही थी कि शायद एल्डर जियो ने यहाँ आके बार बार पंगे किए होंगे, इसी वजह से फेंगजू ने उनकी पेंटिंग बना ली। याया कह रहा था बाप रे, यानी वो रोज हमारे एंसेस्टर का फोटो देख के रिवेंज लेने के लिए मोटिवेट होता है। तभी शुआंग कहते हैं कि मुझे आगे बताओ। तो लियो जुआन कहता है कि फेंगजू ने बोला था कि वो टियान लान का मास्टर है। ये सुनकर शुआंग के सभी डिसाइपल्स भड़क गए, सबसे ज्यादा तो टिन फेंग। इधर शुआंग अपने मास्टर से दिल में ही कह रहे थे कि मास्टर पता नहीं आपने इस बार कौन
कौन सा रायता फैला के रखा है। जिसके बाद वो अपनी जगह से उठते हुए कह रहे थे कि चलो टियानलान के ओनर से मिलने का वक्त हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ ग्यूशन पीक पर अभी भी चियांसी और फेंगजू की जबरदस्त फाइट चल रही थी, जो देखकर फुइन को टेंशन आ गया। इधर फेंगजू विजडम स्टॉर्म को क्रिएट करता है, जिसमें चियांसी ट्रैप हो गया। फेंगजू कह रहा था कि मेरे स्टॉर्म से कोई भी बच नहीं सकता और चियांसी भी इसमें मारा जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। मेरे ख्याल से यही चियांसी के लिए सही रहेगा। जिस पर फुइन कह रही थी कि मैं उसकी ग्रेव पर पीछे इसका पेड़ लगा दूंगी, क्योंकि वो हमारा काफी अच्छा दोस्त था। मगर चियांसी तो अभी भी जिंदा है और उसने एम्परर लेवल पर एक और ब्रेक थ्रू कर लिया, जिससे उसके विंग भी निकल आए थे और अब चियांसी सीधे फेंगजू पर हमला कर देता है। मगर फेंगजू इसमें बच गया था। चियांसी कहता है कि जंग की शुरुआत तुम लोगों ने की है, मगर इसे खत्म मैं करूंगा। जिसके बाद वो डेविल स्टैचू को समन कर लेता है। वो डेविल स्टैचू और चियांसी मिलकर उस पे हमला कर रहे थे, इसलिए फेंगजू अपनी असली पावर को एक्टिवेट कर देता है। दरअसल वो खुद एक इमॉर्टल एम्परर था और इसी पावर का जिक्र डोंगमी ने शुएंग के पास किया था। अब वो फुइन को एक पीच खाने के लिए देकर कहता है कि आप रिलैक्स करो, इस पीच के खत्म होने तक मेरा मुकाबला भी एंड हो जाएगा। जिसके बाद वो दोनों दोबारा से भिड़ गए थे। दोनों भी एम्परर्स थे, मगर फेंगजू चियांसी पर भारी पड़ जाता है। उसने चियांसी पर मल्टीपल अटैक्स कर दिए और अब थी फाइनल अटैक की बारी, मगर उसे डोंगमी और लियो जुआन ने रोक लिया। वो कह रहे थे कि तुम हमारे दोस्त को मार नहीं सकते। उन्हें देखकर फेंगजू समझ गया कि इन्होंने ही चियांसी को ब्रेक थ्रू करने में मदद की होगी। अब चियांसी को वहाँ से वापस भेज दिया जाता है। लियो जुआन कह रहा था कि हमने ये सारी नौटंकी इसलिए की क्योंकि हम देखना चाहते थे कि टियानलान के ओनर में कितनी पावर है। जिस पर डोंगमी कहता हाँ, और वो एकदम नकली पावर है, तुम में कोई खास बात नहीं। ये सुन के फेंगजू कह रहा था कि वाकई जियो टियानटांग के सभी डिसाइपल बदतमीज हैं। चलो मैं तुम्हारी मास्टर की टेक्निक का यूज करके दिखाता हूँ। और अब वो स्काई स्लैश को एक्टिवेट कर देता है। ये इतनी खतरनाक टेक्निक है कि इसमें कोई भी जिंदा नहीं बच सकता। मगर तब स्काई स्लैश डिस्ट्रॉय हो जाता है क्योंकि एंसेस्टर शुएंग वहाँ पर आ गए थे। फेंगजू शुएंग को देखकर सोच रहा था कि अच्छा तो ये है जियो का डिसाइपल, अगर मैं इसे हरा पाया तो मैं ही टियानलान सेक का ओनर बनूंगा। अब मैं जल्द ही इस इमॉर्टल रेल्म का सबसे पावरफुल इमॉर्टल बनने वाला हूँ। वो अपनी ही सोचों में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी फुइन उसे रोक लेती है। वो पूछती है कि तुम्हें अचानक क्या हो गया। तभी टिनफिंग पूछता है कि तुम तो वही हो ना जो मेरे मास्टर से नफरत करते हो। जिस पर फेंगजू कह रहा था कि तुम्हारे मास्टर के पास किसी को भी मारने की या फिर जिंदा करने की पावर है, तो भला मैं उससे नफरत कैसे करूंगा। लेकिन मैं भी इससे कुछ कम नहीं हूँ। मेरी मेरिडियन में आकर तुम्हें ये पता नहीं कि मैं हूँ कौन। तुम सबके सब बेवकूफ हो। ये सुनकर शुएंग के डिसाइपल्स कहती कि चलो इसे थोड़ी सी तहजीब सिखाई जाए। लेकिन रेंशु कहती कि तहजीब क्यों सिखानी, इसे तो हम बॉम्ब जैसा उड़ा सकते हैं। तभी एक तीसरी डिसाइपल कहती कि क्यों ना हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दें। उनकी बातें सुनकर फेंग को टेंशन आ रहा था। वो कहते बाप रे, ये लड़कियां बहुत ज्यादा खतरनाक है, इनसे जितना दूर रहा जाए उतना ही बेस्ट होगा। अब शुएंग फेंगजू से पूछती कि क्या तुम मेरे मास्टर को जानते हो। जिस पर वो कहता है हाँ बिल्कुल। अब वो अपनी स्टोरी बताने ही वाला था कि तभी शुएंग कहते रुक जाओ, पहला तुम्हें थोड़ी सी डिसिप्लिन सिखाने दो। इसके लिए फेंगजू भी रेडी हो गया था। वो कहते हैं हाँ मैं भी यही चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि मास्टर जियो के डिसाइपल में ऐसी क्या एबिलिटीज हैं। तो शुएंग अपनी कूल अंदाज में बोलते कि तुम इसके लायक नहीं हो जो मेरे साथ मुकाबला करो। ये सुनकर फेंगजू भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। तभी शुएंग कहती बच्चों जाओ इसके साथ थोड़ा खेल के आओ। तो टिनफिंग सबसे पहला रेडी हो गया। इधर फुइन भी इस फाइट में इन्वॉल्व होने वाली थी, मगर फेंगजू उसे पीछ देकर कह रहा था कि प्लीज आप बस इस फाइट को एंजॉय करो। और अब तुरंत ही फाइट शुरू हो गई। शुएंग के डिसाइपल्स ने उस पर हल्ला बोल दिया था, मगर उसकी पावरफुल शील्ड इन लोगों के अटैक को डिस्ट्रॉय कर चुकी थी। इधर याया शुएंग से कह रहा था कि आप इस बंदे को हरा सकते थे, फिर आप ही फाइट क्यों करवा रहे हो। जिस पर शुएंग बताते हैं कि मैंने इन्हें काफी दिनों से फाइट करते हुए नहीं देखा, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि इनकी स्किल में कितनी ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। इधर किंग शू, टिनफिंग और कॉन्गलिन तो इस फाइट में फेंगजू के सामने फीके पड़ गए, मगर तभी वहाँ पर बाकी बचे लोग भी आ जाते हैं। हालांकि फेंगजू ने उन्हें भी पटक दिया। वो कह रहा था एंसेस्टर शुएंग तुम्हारा एक भी डिसाइपल मेरे साथ फाइट करने के लायक नहीं है। जिसके बाद वो अपनी सुप्रीम धर्मा स्टैचू की पावर को एक्टिवेट करते हुए फाइट करने लगता है। याया
कह रहा था कि भले ये लोग फेंगजू को हरा नहीं सकते मगर उनकी पावर्स बढ़ रही है। यून भी कह रही थी कि एंसेस्टर आपने इन्हें जो डिवाइन पावर दी थी मेरे ख्याल से वो जल्द ही अवेकन हो जाएगी। और शुएंग भी बस इसी का इंतजार कर रहे थे। इधर टिनफिंग ने एक ही पंच में फेंगजू का मुंह तोड़ दिया, जिस वजह से फेंगजू उसके स्पीयर से टिनफिंग पर हमला कर देता है। तो उसे संभालने के लिए कॉन्गलिन चली गई मगर वो भी टिनफिंग के साथ एकदम दूर फेंकी गई थी। इधर सेंट फेंगजू ने एक ब्लू लोटस क्रिएट किया जिसमें एंडलेस पावर थी। इसके आगे तो गॉड भी टिक नहीं पाते मगर तब तक इन लोगों की डिवाइन पावर्स एक्टिवेट हो गई। ये सब बारी बारी मिलकर उस लोटस पर अटैक कर उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं और ये देखकर तो फुइन का पीछ नीचे गिर गया। वही फेंगजू भी अब कमजोर हो गया था। वो पूछता है कि तुम्हारे पास ये गॉड की पावर कहाँ से आ गई, जिस पर लियो जुआन बताता है कि ये हमें हमारे एंसेस्टर ने दी थी और सिर्फ वही इस हेवन के लॉर्ड हैं। अब ये लोग दोबारा से फाइट करना शुरू कर देते हैं। इधर टिनफिंग भी उस पर अटैक करने जा ही रहा था कि तभी वहाँ की फ्लोर टूटने की वजह से और नीचे गिर जाता है। फिर हुई जुआन और उसके साथ ही जेल से सुरंग बनाते हुए यहाँ पर पहुँच गए थे। इधर फेंगजू को हारता हुआ देखकर फुइन को पुरानी बातें याद आती है। जब इनके मेरिडियन पर करप्शन पावर ने पहली बार अटैक किया था तब एल्डर यू, फेंगजू और फुइन ने मिलकर उसे रोकने की कोशिश की मगर वो लोग इसे रोक नहीं पा रहे थे। अगर ये पावर फैल जाती तो इस पूरी मेरिडियन के लोग मारे जा सकते थे, इसलिए फुइन इस करप्शन पावर में चली गई। वो सारी पावर को एक वेसल बन के अपने अंदर समा लेती है। ये सब देखकर फेंगजू काफी ज्यादा दुखी हो गया था लेकिन वो फुइन को ऐसे ही मरने नहीं देना चाहता था, इसलिए उसका हाथ पकड़ लेता है और हम देख पाते हैं कि फुइन ही वो डीके पावर वाली लड़की थी। फेंगजू कह रहा था कि मास्टर मेरे पास एक रास्ता है और अब वो बहुत ही बड़ी स्वॉर्ड बनाकर स्काई स्लैश का यूज करता है जो कि मास्टर जीयू की मूव थी। इस अटैक ने फुइन की बॉडी और सोल को हमेशा के लिए अलग कर दिया और इसी का जिक्र शुएंग ने उस रेगिस्तान में किया हुआ था। इधर फुइन अपनी डीके पावर को रिलीज करने लगती है। फेंगजू कह रहा था कि मास्टर ऐसा मत करो लेकिन वो उसकी मदद करना चाहती थी, इसलिए तुरंत ही फेंगजू के गले लग जाती है और उससे वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। और अब हम देखते कि फेंगजू का लुक बदल चुका है, साथ ही उसकी बॉडी से डीके ऑरा रिलीज हो रही थी। लियो जुआन बता रहा था कि इसने डीके पावर का यूज करके इमॉर्टल एम्परर के फाइनल लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया है और अब वो अपनी ऑरा रिलीज करते हुए शुएंग को अपना हाफ गॉड वाला फॉर्म शो करता है। इधर शुएंग के डिसाइपल्स दोबारा से उससे भिड़ गए मगर वो सब पे भारी पड़ गया था, उस पे कोई चीज का असर नहीं हो रहा था। इधर शुएंग बड़ी आराम से अपने डिसाइपल्स को फाइट करते हुए देखकर कह रही थी कि ये डिकिंग पावर मिक्स स्पिरिचुअल अवेयरनेस से आ रही है, जिस पर याया कह रहा था कि बॉस दो अलग अलग स्पिरिचुअल अवेयरनेस एक कैसे हो सकती है, ये तो सुसाइड होगा। जिस पर शुएंग कहते कि इन दोनों में बहुत ज्यादा ट्रस्ट है और इसके बाद हमें फेंगजू की स्पिरिचुअल अवेयरनेस यानी कि उसकी माइंड स्पेस दिखाई गई जहाँ पर फुइन अपनी सारी पावर फेंगजू को दे रही थी। फेंगजू कह रहा था कि मास्टर प्लीज ऐसा मत कीजिए लेकिन फुइन उसकी एक नहीं सुनती। वो कहती कि वो लड़की करीब आ चुकी है। यहाँ पर फुइन अपनी सारी पावर फेंगजू को दे के पावरलेस बन रही थी क्योंकि जो लड़की थर्ड मेरिडियन से यहाँ आई है वो फुइन की सोल को स्वेलो कर लेगी क्योंकि वो फुइन की ओरिजिनल बॉडी थी और इसी वजह से फुइन अपनी सारी पावर फेंगजू को देकर उसे एक गॉड बनाना चाहती है मगर फेंगजू इसके लिए मना कर रहा था। वो सीधे उसके गले लग जाता है। वो कहता है कि अगर आप नहीं रहोगी तो मेरा गॉड बन के कुछ फायदा नहीं। साथ ही वो खुद को ही कोस रहा था। वो कहता है कि काश मैंने आप पर उस स्काई स्लैश अटैक ना किया होता, मेरी वजह से आपकी सोल बॉडी से अलग हो गई। आपको किसी चीज की टेस्ट नहीं समझती, आप जिंदा होकर भी मर चुकी हो और ये पनिशमेंट आपको मेरी वजह से मिली। जिसके बाद वो रोने लगता है। वो कह रहा था कि मैं आपको दोबारा से पहले जैसा करना चाहता हूँ, इसलिए मैं गॉड बनना चाहता था ताकि आपके अंदर मौजूद डीके पावर को डिस्ट्रॉय कर सकूं। लेकिन फुइन कहती कि ये पॉसिबल नहीं। अब उसकी सोल धीरे धीरे वैनिश होना शुरू हो गई जो देखकर फेंगजू रोने लगता है और ये वाकई काफी ज्यादा इमोशनल सीन था। अब वो जोर जोर से चीख रहा था क्योंकि जिस बंदी से वो बेइंतहा प्यार करता है वो मर चुकी थी और तभी उसके माइंड स्पेस में उसे शुएंग का विशाल फॉर्म नजर आता है। फेंगजू उसके सामने भीख मांग रहा था कि प्लीज मेरी मास्टर को बचा लीजिए, अगर आपने उसे बचाया तो मैं आपका एहसान मंद रहूंगा, प्लीज उसे बचा लीजिए। जिस पर शुएंग कहते कि तुम दोनों की स्पिरिचुअल अवेयरनेस कम्प्लीटली एक हो गई है, अगर मैं उसे बचा लूं तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन फेंगजू तो अपनी सारी पावर गिव अप करने के लिए तैयार था। शुएंग कहते कि तुमने मेरे मास्टर की स्काई स्लैश टेक्निक को सीख लिया मगर वो अधूरी है, देखो मैं तुम्हें पूरी टेक्निक शो करता हूँ। जिसके बाद शुएंग ने अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल ली। शुएंग के
डिसाइपल्स कह रहे थे कि एंसेस्टर को आज तक इतना सीरियस कभी नहीं देखा। इधर शुएंग अपनी स्वॉर्ड का यूज करते हुए स्काई स्लैश को एक्टिवेट कर देते हैं। उन्होंने फेंगजू पर स्काई स्लैश से अटैक कर दिया और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।